हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। बैग ए कंटेन्स 2 वाइट 1 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल। तो जो बैग ए है इसके पास 2 वाइट है, 1 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल्स हैं। ऐसे ही बैग बी जो है कंटेन्स 3 ब्लैक 2 रेड एंड एन वाइट बॉल। 3 ब्लैक 2 रेड एंड एन वाइट बॉल्स। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1 बैग इज चूजन एट रैंडम। सबसे पहला क्या हुआ है, पहले एक बैग को चूज किया, उसमें से 2 बॉल्स निकाले और पता चला उसमें से एक रेड है एक ब्लैक बॉल है। तो इफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए इज इतना, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम से होगा, इसलिए पहले हम यहाँ पर ई और एफ इवेंट जो है अज्यूम कर लेते हैं। ई इवेंट है आपका बैग ए इज सेलेक्टेड, ठीक है, और एफ इवेंट है बैग बी इज सेलेक्टेड। अब इसमें ए इवेंट ले लेते हैं हम कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, वन इज, पहले एक बॉल क्या निकाली है आपने, रेड, एंड अदर इज ब्लैक। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब आपको कहा है कि जो बॉल निकाली है वो बैग ए से निकाली है, इसका मतलब है हमें ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करनी है। और उससे पहले कौन सा इवेंट हो चुका है, ए इवेंट हो चुका है। तो इसके बेसिस पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई है, इवेंट ई है, फिर इवेंट ए है, तो यहाँ आएगा इवेंट ई, फिर इवेंट ए, फिर इवेंट ई। इस तरीके से हम फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ई ए ई ए ई, इस तरीके से। नीचे भी हम इसी को ही कॉपी कर देते हैं, पी ई और पी ए ई। अब इसी को फिर से कॉपी करेंगे, बस अंतर इतना है, ई हटाकर उसी जगह एफ लिख दो, पी एफ पी ए एफ। ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ये दोनों सेम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है सिलेक्शन ऑफ बैग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है सिलेक्शन ऑफ बैग बी। तो दोनों बैग को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो इक्वल होंगी। इसीलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आप इन सबको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनके रिजल्ट सेम ही है। तो बचा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। इसी तरीके से नीचे भी हम इन दोनों को लिख लेंगे जो बचे हुए हैं। ये क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी व्हेन ई हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जरा गौर करें कि ई जो इवेंट एसोसिएटेड है वो बैग ए के सिलेक्शन से है, और जो ए इवेंट एसोसिएटेड है वो है एक बॉल रेड निकाली और दूसरी बॉल ब्लैक निकाली है। तो अगर आप बैग ए के पास जाओ तो एक रेड निकाली है एक ब्लैक निकाली है। ठीक हो गया। तो टोटल बॉल्स कितनी है, पहले तो आप ये देख लो, टोटल बॉल्स यहाँ पर हैं 6। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है बैग ए के पास किस किस टाइप की कितनी बॉल्स हैं। तो अब हम निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई हैज बीन ऑलरेडी अकर। ई क्या कहता है कि क्या निकालना है, एक बॉल आपकी ब्लैक होनी चाहिए एक रेड। तो उसमें से एक बॉल ब्लैक और एक बॉल रेड निकालने की, तो प्रोबेबिलिटी कैसे होगी। सपोज पहली बॉल मैं ब्लैक निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और दूसरी बॉल रेड निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, नहीं 3/5। या फिर पहली बॉल हम निकाल ले रेड तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई, दूसरी बॉल हम निकाल ले ब्लैक तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। नीचे कम इसलिए हो गया है क्योंकि एक बॉल निकालने के बाद टोटल बॉल्स कम हो चुकी हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये 6/30 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1/5 आ गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, एफ जो रिलेटेड है वो बैग बी से रिलेटेड है, और बैग बी से आपने एक वाइट और एक नहीं, एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकाली है। तो चलिए इसमें से निकालते हैं। पहली बॉल सपोज रेड निकाल लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5 प्लस एन। ठीक है, मल्टीप्लाई, दूसरी बॉल ब्लैक निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 प्लस एन। यही होगा। ठीक हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। या फिर पहली बॉल आपने ब्लैक निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4
5 प्लस n मल्टीप्लाई, देन उसके बाद रेड बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 प्लस n। ठीक है, तो 2/4 प्लस n इसलिए हो गया क्योंकि टोटल बॉल्स में से एक कम हो जाएगी जब आप पहली बार पे ब्लैक बॉल निकाल लेंगे, देन दूसरी बार रेड बॉल निकालेंगे। ये समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10/4 प्लस n और 5 प्लस n आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो पहले इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं जरा आप देखो। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 6/11 दे रखी है, तो इसकी जगह तो मैं 6/11 रखूंगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी अभी ऊपर निकाली थी, मैं नीचे निकाली मैंने 1/5, इसकी जगह भी 1/5, और यहाँ पर इसकी जगह अब भी निकाली थी मैंने 6/5 प्लस n करके। तो जरा मैं लिखता हूं यहाँ पर, तो 6/11 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 10 नहीं ये 12 होगा, ध्यान रखना ये 12 होगा, ये 3 2 6 और ये 12 होगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 12/4 प्लस n और 5 प्लस n। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 6/11 को एज इट इज रहने दो, ऊपर 1/5 को एज इट इज रहने दो, नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस n और 5 प्लस n, और ऊपर हो जाएगा 4 प्लस n 5 प्लस n प्लस 60। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6/11, ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस n 5 प्लस n, और नीचे हमारे पास रहेगा 4, इसको 4 प्लस n और 5 प्लस n प्लस 60। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अब काम तो सिंप्लीफाई करना है, रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों तरफ, तो ये 11/6 हो जाएगा। देखो इसको रेसिप्रोकल अभी के लिए मैं ना इसको t मान लेता हूं, तो फिर ये भी पूरा t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t प्लस 60/t, स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए था, 11/6 इक्वल टू 1 प्लस 60/t। इसको यहां लाके माइनस करेंगे तो ये आएगा 5/6 इक्वल टू 60/t। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t ये हो जाएगा 360। ठीक है, ये यहाँ पर इसको कैंसिल भी कर सकते थे 12 से, तो ये हो जाता हमारे पास t इक्वल टू 72। t की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 प्लस n 4 प्लस n इक्वल टू 72। सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 9s प्लस 20 इक्वल आ गया 72 के, n स्क्वायर प्लस 9n ये हो जाएगा -52। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अगर फैक्टर करेंगे तो एक हो जाएगा n-13 और n-4, तो n की वैल्यू यहाँ से 13 भी आ रही है और n की वैल्यू यहाँ से 4 भी आ रही है। ठीक हो गया, तो ये शायद n प्लस 13 होगा, यहाँ पर हमारे पास n प्लस 13 होगा, तो n की वैल्यू -13 आ रही है और यहाँ n की वैल्यू +4 आ रही है। तो क्योंकि n नेगेटिव आ रहा है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ऑप्शन पे जाएं तो n इज इक्वल टू 4।